हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कक्षा 10 पाठ 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, जिसमें आपका सारा चैप्टर इंक्लूड हो जाएगा। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? नेत्र की लेंस की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। इसी कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। सामान्य अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायप्टर होती है। जैसे हम लेंस की फोकस दूरी को निश्चित करते हैं ना, दूर पार देखने के लिए कि कैसे उस चीज़ को देखें, तो हम उसको एडजस्ट करते रहते हैं। उसी तरह नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है जो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं कि जहाँ से हमारे को चीज़ें अधिक अच्छे ढंग से दिखाई देती हैं, वही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? किसी वस्तु को निकट की वस्तु को आराम और सुस्पष्ट देखने के लिए वस्तु को कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर और दूर नेत्र जो दूर की वस्तुएं हमारे को अनंत तक सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी कि सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, जहाँ तक हम चाहें वहाँ तक की बिंदु चीज़ें देख सकते हैं, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। वह विद्यार्थी किस दृष्टि रोग से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? आप खुद सोचो मेरे बेटे, जब आप दूर की चीज़ों को देखना चाहते हो और देख नहीं पा रहे हो और निकट की चीज़ें आपको साफ दिखाई देती हैं, तो ये निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित विद्यार्थी है। उसे उचित क्षमता वाला अवतल लेंस से संशोधित किया जा सकता है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा लेते हैं तो नेत्र को प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र के समंजन गुण के कारण रेटिना पर वस्तुओं के बिंब भिन्न भिन्न स्थानों में बनते हैं। नेत्र की प्रतिबिंब दूरी जो होती है वो समान रहती है, यानी कि नेत्र का प्रतिबिंब पहले की तरह रेटिना पर ही बनेगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। इसका ये मेन कारण है कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अपवर्तन की तरह क्या होता है कि जैसे ये हमारा अभिलंब है, यहाँ से कोई आपकी रेखा आ रही है, वो अभिलंब से दूर की ओर चली जाएगी। फिर जब वो सरल और विघन जो आपके विरल और सघन जो आपके माध्यम आते हैं, वहाँ पर आके आपके जो प्रकाश का अपवर्तन जो होने की वजह से ये तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, मेन कारण है प्रकाश का जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, उसके कारण तारे टिमटिमाते से लगते हैं। तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तक लगातार अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडल अपवर्तन उसी माध्यम से होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक है। वायुमंडल तारों के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, इसलिए तारों की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई भी तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। तारों की यह आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। यानी कि प्रकाश जब ऊपर से आ रहा है तारों से, तो वहाँ का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, मेन कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। कहीं पर यह सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कहीं पर यह विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है।
इसी कारण तारे हमें टिमटिमाते हैं। अगर आपने इतना सारा क्वेश्चन लिखने में आपको कठिनाई होती है तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते से लगते हैं। तारे टिमटिमा नहीं रहे होते लेकिन लगते हैं कि टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश है वो कभी सरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, कभी विरल में, कभी सघन में, कभी विरल में, कभी सघन में प्रवेश करता है। तो तारे जो होते हैं हमें उनका प्रकाश जो वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण हमारे को तारे टिमटिमाते से लगते हैं। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। जो तारों की अपेक्षा ग्रह हमारी पृथ्वी के निकट हैं, उन्हें विशिष्ट स्रोत की तरह मान सकते हैं। यदि ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान ले तो उन सभी में से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा, जिस कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। यानी कि जो ग्रह हैं वो हमारी पृथ्वी के निकट हैं, उन्हें ज़्यादा विघन, विरल और सघन माध्यम में से प्रवेश नहीं करना पड़ता, तो वो टिमटिमाते नज़र नहीं आते हैं। सूर्य उदय के समय सूर्य रक्तांब क्यों प्रतीत होता है। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य के चारों ओर हमें लाल रंग की आभा दिखाई देती है। इसी तरह जब सूर्य अस्त होता है शाम के टाइम, तब भी हमें ये लाल रंग की आभा दिखाई देती है। ये क्यों दिखाई देती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपरों में आया हुआ है। प्रातः के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए मोटी वातावरणीय परतों में से गुजरकर पहुंचना पड़ता है। नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य का अधिकांश भाग वहां उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हम तक पहुंचने वाला जो प्रकाश है अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तांब प्रतीत होता है। यानी कि जो लाल रंग है वो उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप पूरा क्वेश्चन इतना सारा नहीं भी करना चाहते तो आप इतना भी लिख सकते हो कि सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य है वो ज़्यादा, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है जो लाल रंग की वो ज़्यादा तरंगदैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त के समय हमें सूर्य रक्तांब प्रतीत होता है। यानी कि लाल रंग ज़्यादा वहाँ से तरंगदैर्घ्य की वजह से हमारे को सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री आकाश की उस ऊंचाई पर होता है जहां पर कोई वायुमंडल होता ही नहीं है, ना ही कोई प्रकीर्णन हो पाता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। ये देखो, प्रेक्षक जो होता है यहाँ पर खड़ा है, जो नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रक्तांब होना, जो आपने पहले मैंने क्वेश्चन करवाया, क्षितिज के निकट जो सूर्य है वो यहाँ पर सूरज होता है। नीले प्रकाश के प्रकीर्णन होने से सूर्य का रक्तांब प्रतीत होना। नीले प्रकाश का क्या होता है, कम प्रकीर्णन होता है, और लाल रंग जो होता है उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने से हमें सूर्य लाल प्रतीत हो रहा है।